गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैं आपको पढ़ाई थी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का कुछ भाग। आज मैं आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। वहाँ मैं पढ़ाई थी कि कर्नल खुल्लर के द्वारा समाचार आया था कि शेरपा कुली के दल में एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए हैं। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्य के चेहरे पर छाए अवसाद, यानी दुख को देख करके नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट कर दिया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज रूप से स्वीकार करनी चाहिए। यानी एवरेस्ट की चढ़ाई में कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो सकती है और इसे आदमी को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद यानी बचेंद्री पाल के दल के उपनेता थे प्रेमचंद, जो अग्रिम दल यानी आगे वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिच लौट आए, यानी वो ऊपर से नीचे आ गए थे। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खंभू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, ऊपर की स्थितियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल में ने कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ का रास्ता तक साफ कर दिया, यानी लेखिका को आगे के रास्ते के बारे में बता रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर था झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस प्रकार भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है। ग्लेशियर क्या है? बर्फ़ की एक नदी है और बर्फ़ का गिरना भी जारी है, यानी ऊपर जो है भाग वहाँ ग्लेशियर की बर्फ़ की नदी बह रही है। हिमपात से अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं, यानी जो हिमपात के रास्ते जो बनाए गए थे, नदियाँ बह रही है, हो सकता है ये बंद भी हो सकता है रास्ता, और इस रास्ते को खोलने के लिए दोबारा भी काम करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर आई। क्यों? तो वहाँ जलवायु अनुकूल नहीं थी, जिसके कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु। ऊपर तो एक शेरपा कुली की मृत्यु हुई थी, उसके बाद कुछ देर बाद एक और खबर आई। अब जहाँ लेखिका को आगे बढ़ना था वहाँ एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि जलवायु अनुकूल यानी उचित ये सही नहीं था। अनुकूल मतलब सही जलवायु होना। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। लेखिका कहती है कि कोई आशा नहीं थी कि हम एवरेस्ट पर आगे बढ़ पाएंगे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा, लेकिन एक दूरी से। लेखिका कहती कि अभी तक तो मैं एवरेस्ट की चोटी को दूर से देख रही थी, लेकिन कुछ दूर ऊपर चढ़ने के बाद मैं इसे अब नज़दीक से देख रही थी। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत था इसके अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की खड़ी रह गई, यानी आश्चर्य से देखते हुए आश्चर्यचकित हो गई, और एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। ये सब दल का नाम है, लहोत्से और नुत्से। लेखिका के दल के सदस्य थे। ये बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ जो ग्लेशियर बह रही थी उसको देखती रह गई। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है कि हिमपात क्या है? तो बर्फ के टुकड़े का अव्यवस्थित रूप से गिरना, कभी मतलब ज़्यादा गिर जाना, कभी कम गिरना, कभी इधर कभी उधर, यही अव्यवस्थित ढंग से गिरना कहलाता है। तो बर्फ के टुकड़े का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही क्या कहलाता है? हिमपात कहलाता है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से, यानी बर्फ की नदी के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती है और अन्य कारणों से भी प्रायः अचानक खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। धीरे धीरे धरातल पर दरार पड़ जाता है पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमबदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। यानी लेखिका को लग रहा था कि हिमस्खलन के कारण, हिमपात के कारण, ग्लेशियर के कारण ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो मेरे मन में बहुत डरावना सा लग रहा था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान, प्रवास का अर्थ होता है कहीं दूसरे जगह पर कुछ दिन के लिए ठहरना ही प्रवास कहलाता है। तो वो जो लेखिका चोटी पर ठहरने के लिए जा रही थी, तो वही कहता प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, यानी बर्फ के टुकड़े आरोहियों और कुलियों पर स्पर्श करते हुए गिरता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए, यानी चढ़ाई के समय जो आवश्यक सामान ले जाया जाता है उसे लेकर लेखिका जा रही थी। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ी से अस्थायी पुलों का बनाना, यानी एवरेस्ट की चोटी पर कैसे आगे जाना है, ये सारी तरकीब बता रही थी। तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी थी। किसने? डॉक्टर मीनू मेहता ने।
तीसरे दिन हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। इस तरह से लेखिका आगे बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन। रीता गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। लेखिका के साथ एक और महिला थी, रीता गोबू। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। वॉकी टॉकी आप लोग सभी बच्चे जानते हो, बात करने के लिए होता है, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे, नीचे के लोगों को दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी। यानी कर्नल खुल्लर उनके दल के अग्रिम नेता थे। क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने के वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थे, बाकी सभी लोग लौट गए थे उस भयानक स्थिति को देख करके। अंगदोर जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गया और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। यानी उनके अग्रिम दल के नेता जो आगे आगे जा रहे थे वो 29 अप्रैल को वहां पहुंच चुके थे। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बात की जाए। यानी आगे आगे जो दल जा रहा है उससे बातचीत करते रहना चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए, ताकि आगे की जानकारी मिलती रहे। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कह कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नवसिखिया हूँ, यानी नई सीखने वाली हूँ, और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। यानी तेंजिंग भी पहली बार ही जा रहे थे, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। यानी तेंजिंग जो है 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ा, लेकिन कुछ ही दूर पर जाकर के फिर वो लौट जाता था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें देख करके तो ऐसा लगता है कि तुम पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली हो, क्योंकि तुम आगे बढ़ते जा रही हो लेकिन भयभीत नहीं हो रही हो। इस कारण ऐसा उन्होंने कहा। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। उनको अंदाज़ा लगा तेंजिंग को कि ये तो पर्वतीय लड़की लगती है और इसे कोई भय नहीं होगा, इन्हें एक ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए हुए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। यानी लेखिका तीसरे कैंप में ठहर चुकी थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तसारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेर्पा और 8 अन्य शरीर से मजबूत ऊंचाइयों में रहने वाला शेर्पा दूसरे तंबुओं में गहरी नींद में सो रही थी। यानी लेखिका का तंबू अलग बना हुआ था और अन्य व्यक्तियों का तंबू वहीं पे कैंप 3 में अलग बना हुआ था। रात में 12:30 के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से हिमपात हुआ। यानी बर्फ का बड़ा सा चट्टान गिरा। लेखिका के अचानक से नींद खुल गई और जोर का धमाका हुआ। तभी लेखिका को महसूस होता है कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। लेखिका को कुछ चोट भी आया। उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी तो लेखिका सोचने लगी, यह क्या हो गया। एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ऊपर लोहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। ऊपर वाले कैंप से आकर गिर चुका था। उनका विशाल हिमपुंज बन गया था। यानी बर्फ का पुंज बन गया था, ऐसा गिरा था। हिमखंडों बर्फ के टुकड़ों था जमी हुई बर्फ के विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति, यानी रेलगाड़ी जितनी तेज गति से चलती है उतनी ही तेज गति से बर्फ का टुकड़ा ऊपर से चट्टान गिरा था। नीचे ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। यानी ऊपर से जो गिरा था चट्टान बर्फ का, तो लेखिका के कैंप को तहस नहस यानी तोड़ फोड़ दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी। यही एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। ग्लेशियर के ये हिमपात के गिरने से कई व्यक्तियों को चोट लगी लेकिन मृत्यु नहीं हुई थी। लोपसांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए। लोपसांग उनके दल का सदस्य था और स्विस छुरी, बर्फ के काटने का छुरी जो होता है उसको स्विस छुरी कहा जाता है। तो स्विस छुरी की मदद से आगे का रास्ता साफ किया और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए, क्योंकि लेखिका के तंबू के चारों तरफ बर्फ का एक पुंज बन गया था। थोड़ी सी भी देर अगर करते तो लेखिका की मृत्यु हो सकती थी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के करे जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र में से बाहर खींच लाने में सफल हो गया। थैंक यू बच्चे। आज मैं इतना पढ़ाई, अगले दिन आपको आगे का भाग में पढ़ाऊंगी।